और हर बार अलग अलग अर्थ दे उसे यमक अलंकार कहते हैं। टीचर बोले कि बेटा उदाहरण देकर बताओ। बच्चा बोला कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई धरने पे इसलिए नहीं बैठता क्योंकि योगी जी महाराज ऐसी जगह धरने लगते हैं कि धरने वाली जगह कहीं धरने लायक नहीं रहती। तो तमाम लोग, तो वो बड़े पारिवारिक थे, तो जब भी दुर्गा बाबा हर 15 अगस्त 26 जनवरी में आते ही आते थे, तो उन्हीं को चार पंक्तियां सुनाने का अवसर मिलता था, तो काफी प्रोत्साहन मिलता था बाबा जब भी आते थे। तो अभी आपने बताया कि पिताजी ने सबसे पहले माइक पकड़ाई थी, तो आप कविता लिखते हैं, कविता पढ़ते हैं, आपने बताया कि मन से ही कविता लिखी जाती है, तो आप किसको प्रेरणा मानते हैं? कौन है आपकी प्रेरणा? देखिए, प्रेरणा तो जो रिश्तेदारों की प्रताड़नाएं है ना, वो बड़ी सुनने को मिली कि दिल्ली गई कभी बने गई लगा दिल्ली है ना, उससे क्या हुई, कविता से घर द्वार चली होकर, ऐसे बहुत सारी चीजें सुनी। तो उस समय जो हिम्मत बढ़ाने का जो काम था वो मेरी माता जी का था। तो उन्होंने पापा से कह करके कि अरे कोई बात नहीं, उसका हॉबी है, किसी को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर बने, मेहनत करके पहला एम उसको रखे। धनोपार्जन जब होने लगे उसके साइड में फिर आप इन चीजों पे भी वर्क करते जाइए, और आपके अंदर अगर गट्स है तो जरूर बाहर आएगा वो चीज। लेकिन भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, सारी चीजें हो गई, लेकिन हमने कितना भगवान श्री राम को जिया। मैं एक गीत का एक बंद पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा, शब्दों के साथ सफर करिएगा, आपको आनंद आएगा। कि सत्य की एक प्रतिमा गढ़े हम मगर, सत्य की एक प्रतिमा गढ़े हम मगर, आवरण पर नहीं कर। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं न्यूज़लेट भारत। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिनकी पहचान सिर्फ एक कवि के रूप में नहीं बल्कि एक संवेदनशील विचारक और गहरे भाव के चित्रकार के रूप में है। जीवन की साधारण सी घटनाओं को भी अपनी कलम से असाधारण बना देने वाले कवि हमारे साथ हैं, जिनका नाम है सूरजमणि। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़लेट भारत के सभी दर्शकों का, और आपका बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। हम आपसे कुछ आपकी रचनात्मक यात्राओं के बारे में, आपके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे आज। न्यूज़लेट भारत के इस लोगों के साथ आपका पहला इंटरव्यू है। बिल्कुल। तो बहुत धन्यवाद, और रात के 12 बज रहे हैं, आपने समय दिया, इसके लिए भी पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताइए। सर्वप्रथम देखिए, मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि किसी के बात का महत्व होगा, किसी के काम का महत्व होगा, लेकिन न्यूज़लेट भारत में आ जाइए तो आपके नाम का महत्व होगा। क्या बात। तो मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और जैसा कि इन्होंने बताया कि अपने बारे में, मैं सूरजमणि, मेरा नाम है सूरजमणि त्रिपाठी, और आपके देवरिया जिले के पास मैल थाना के अंतर्गत एक गांव आता है कपूरी गांव, वहां का रहने वाला हूँ जी। पढ़ाई, जैसे आप हिंदी साहित्य के कवि हैं, तो हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो पढ़ाई थी वो इंग्लिश मीडियम से है या हिंदी मीडियम से है? वो देखिए, जो प्रारंभिक पढ़ाई हुई वो सलेमपुर, आप जानते ही हैं, सलेमपुर में सेंट पॉल पब्लिक स्कूल है, तो वहाँ पे मेरी क्लास 6-7 तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद बनारस चले गए, क्योंकि जो मेरे दादाजी थे वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में डायरेक्टर थे, तो वहाँ गए, वहाँ पे फिर आगे की पढ़ाई हुई, और उसके बाद बीएचयू में एडमिशन लिया। फिर वहाँ से कविताओं का थोड़ा सा जो शौक था वो ज़्यादा आगे बढ़ने लगा। उसमें कविताओं में, जैसा मैंने बताया कि लिखने का शौक तो क्लास 8-9 से था, और मंच माइक पकड़ने का शौक क्लास 4th-5th से था मेरा, है ना। जब कभी 15 अगस्त या 26 जनवरी होता था तो मेरे पिताजी, भट्टा चौराहा है वो, आप जानते हैं, मेल थाना के पास ही भट्टा चौराहा है, तो वहाँ पे हमारी मेडिकल स्टोर भी पहले चलती थी, तो वहाँ पे वो हर साल में 15 अगस्त को, 26 जनवरी को कार्यक्रम करते थे। तो किसी भी कवि की 4 पंक्तियां हुई, वो क्लास 5th का बच्चा, आप जानती हैं, तो दे देते थे कि इसको पढ़ो मंच पे। अभी तमाम लोग हैं, जैसे हमारे बरहज के, मेरे निजी रूप से अभिभावक हमारे परिवार के रहे, आपने नाम सुना होगा दुर्गा प्रसाद मिश्र जी का, जिनके अभी माननीय विधायक हैं हमारे शाखा भैया, तो तमाम लोग, तो वो बड़े पारिवारिक थे। तो जब भी दुर्गा बाबा हर 15 अगस्त 26 जनवरी में आते ही आते थे, तो उन्हीं को 4 पंक्तियां सुनाने का अवसर मिलता था, तो काफी प्रोत्साहन मिलता था बाबा जब भी आते थे। तो उसके बाद जब गए हम बनारस, तो बनारस गया तो वहाँ पे हैप्पी मॉडल स्कूल और सनबीम स्कूल से पढ़ाई की। तो जब भी वहाँ पे हिंदी दिवस होता था तो उसमें कविता का जो प्रतियोगिता होती है, उसमें कई बार कविता सुनाया जो लिखा था, तो उसमें प्राइज वगैरह मिलते गए, तो इससे मनोबल बढ़ता गया। मन से इंसान, कवि कोई होता है तो मन से लिखता है, जब मनोबल बढ़ा तो और लिखने की प्रेरणा जगी। बीएचयू में गए तो बीएचयू में पहले ही सेमेस्टर में उसमें यह था कि जब भी आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं वो जानते होंगे कि उसमें जब भी कोई जाता है स्टार्टिंग में ग्रेजुएशन वगैरह करने, तो जो 2nd ईयर 3rd ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है कि वो 1-2 साल रहे हैं, विश्वविद्यालय के बारे में जाने हैं, चीजों को समझे हैं, तो उनको मौका मिलता है कि वो संचालन करें स्पंदन का। 7 दिन का वार्षिकोत्सव होता है। लेकिन मुझे ये सौभाग्य मिला, वहाँ के प्रोफेसर, हिंदी के तमाम थे, मास कम्युनिकेशन के जो सर थे, द्विवेदी सर,
उनके माध्यम से कि हम उन्होंने बताया कि हमारे डिपार्टमेंट में एक लड़का आया है सूरजमणि, उससे संचालन करवाइए। तो ऑडिशन हुआ, ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ और उसके बाद स्पंदन का मौका मिला। किया। हाँ। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूत के पाँव पालने में दिखने लगती है? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अतिशयोक्ति की। तो अभी आपने बताया कि पिताजी ने सबसे पहले माइक पकड़ाई थी। तो आप कविता लिखते हैं, कविता पढ़ते हैं, आपने बताया कि मन से ही कविता लिखी जाती है। तो आप किसको प्रेरणा मानते हैं? कौन है आपकी प्रेरणा? देखिए, प्रेरणा तमाम कवियों को पढ़ने का अवसर मिला और पढ़ते रहते हैं। उसमें मैंने पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की प्रेरणा को नहीं वो गिना जा सकता, क्योंकि सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। लेकिन अगर किसी एक को मानना चाहें तो होता है, सबके जीवन में एक होता है कि जैसे हम पत्रकारिता कर रहे हैं, आप भी पत्रकारिता के छात्र हैं सौभाग्य से, तो हमारे अंदर भी है कि हम देखिए, अब क्लास में रहे तो महादेवी वर्मा जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को, तमाम लोगों को पढ़ते गए। जब आधुनिक कवियों में बड़े कवि तमाम अशोक चक्रधर जी को पढ़ा, फिर राहत इंदौरी जी थे, उनके शेर बहुत अच्छे लगते थे। गजेंद्र सोलंकी जी हैं, बहुत अच्छा, मतलब एक मौलिक रचनाकार के रूप में जिनकी पहचान है कवि सम्मेलनों में, आज आपने भी सुना कार्यक्रम में। तो ऐसे तमाम लोगों को पढ़ने का और उनसे कुछ सीखने का अवसर मिला। आज का कार्यक्रम तो बहुत शानदार रहा, हम अंत तक बने रहे और दर्शक भी बने रहे थे। अच्छा, एक है कि मतलब देखिए, एक तो मैं बताऊंगा ना कि अगर अपनी ओर के बात कही जा तो चुनौती बहुत रहे कवि सम्मेलन में अइला के बाद। एक चुनौती ये थी कि जब दिल्ली गए पढ़ाई करने, बनारस के बाद जब दिल्ली गए तो वहाँ पे कवि सम्मेलन में जाना आना होता रहा। तो हमारे जो अपने तरफ के लोग हैं वो भी इस बात को मानते होंगे। तो जब कवि सम्मेलन में जाना आना होता हुआ तो जो रिश्तेदारों की प्रताड़नाएं है ना, वो बड़ी सुनने को मिली कि दिल्ली गई कवि बने गई लगा दिल्ली है ना, उससे क्या हुई, कविता से घर द्वार चली होकर, ऐसे बहुत सारी चीजें सुनी। तो उस समय जो हिम्मत बढ़ाने का जो काम था वो मेरी माता जी का था। तो उन्होंने पापा से कह करके कि अरे कोई बात नहीं, उसका हॉबी है और उसकी हॉबी को आगे बढ़ाना चाहिए। आज नहीं तो पढ़ाई तो कर ही रहा है, मास कम्युनिकेशन भी करते थे तब तक इंडिया वॉइस में, आज तक में थोड़ा बहुत वो अपनी प्रस्तुति देने का, सारी चीजें, अपना जॉब भी था तो वो करना, लेकिन कविताओं में एक अलग तरह की रुचि थी। तो ये चीजें जो ताने थे ना बहुत सुनने को मिले उस समय। माताजी सपोर्ट करती रही और वही था कि आज दैनिक जागरण और तमाम ऐसे मंच, अभी मैंने पिछले दिनों 2 दिन का शो किया लंदन का। अच्छा, तो ऐसे तमाम कार्यक्रम में फिर जाना आना हुआ। तो ये तो न्यूज चैनल पे जब से आवे लगनी 2-4 गो कार्यक्रम में, तब वो लोग के लागल की मतलब कवि बनाया तो कुछ थोड़ा बहुत चैनल वाले ढूंढते उसी को जो फेमस होने लगता है। हम ये अभी आपने बताया कि आपकी माताजी ने बहुत सपोर्ट किया, हमारे तरफ के युवाओं की बहुत चुनौती है कि यहाँ के जैसे ही हम बढ़ते रहेंगे, कुशीनगर देवरिया आगे बढ़ेंगे, तो ये है कि एक पुराना ढर्रा रहा है, बीए बीएससी कर लिया, बीएससी करना है तो आगे बढ़ो, बीटेक कर लो। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है समाज में। इसको युवा कैसे टैकल करे? जैसे बहुत जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं या फिर बहुत ऐसे विद्या मंदिर के छात्र, खासकर मैं विद्या मंदिर से हूँ, तो वहाँ युवाओं में प्रतिभाएं बहुत हैं, कविता को लेकर या फिर साहित्य को लेकर बहुत रुचि है। लेकिन वो एक समय आने के बाद, हाई स्कूल इंटर आते आते गार्जियन कितना दबाव पड़ता है कि वो फिर मैथ बायो में ही उलझ के रह जाते हैं। तो ऐसे भी बहुत लोग हुए कि जो मैथ पढ़े, बायो पढ़े और कविता अच्छी करते हैं। तो इसको कैसे टैकल करे बच्चे और कैसे गार्जियन को समझाएं? देखिए, जैसा कि मैंने खुद इस चुनौती को महसूस किया है, झेला है। लेकिन अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच के माध्यम से वो बाहर आ जाएगी। आपके अंदर पत्रकारिता है तो इतना शानदार, और इतना इंस्टाग्राम से लेकर के फेसबुक तक सबने न्यूज़लेट भारत का नाम धीरे धीरे लोग जान गए। तो ये प्रतिभा आपकी पत्रकारिता की थी, तो वो धीरे धीरे बाहर आ रही है। आज के समय में ये है कि अगर आप कोई भी काम, अभी किसी को गाना गाने का है, वो सिंगिंग करके वीडियोज अपनी डालनी चालू करे, जो उसकी हॉबी है, वो यदि मन से चीजें लोगों तक पहुंच गई और लोगों ने पसंद कर लिया, तो जो आपकी हॉबी थी ना वो प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। मतलब अब मैं अपनी बात करूं तो कविताएं एक हॉबी थी, लिखने का मन करता था, सारी चीजें, तो कविताओं को मिशन की तरह यूज किया। लेकिन आज जब धीरे धीरे लोग बुलाने लगे तो वो मिशन के साथ साथ प्रोफेशन भी चलने लगा। तो कोई भी क्षेत्र हो, अगर कोई बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, और पेरेंट्स से भी एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चे में, या मैं भी आपका ही बच्चा हूं, आप अगर किसी बच्चे में ऐसी प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को मौका जरूर दीजिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे मौका दीजिए, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों। उनको यदि मौका मिलेगा तो निसंदेह, यदि उनके अंदर हौसला होगा, हिम्मत होगी, तो जाहिर सी बात है वो दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा को लेकर के आएंगे, कर ले जाएंगे। तो यूं कहें कि अपना मतलब पढ़ाई करते हुए भी अपने अंदर जो प्रतिभा है उसको करते रहिए, और जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो एक चीज और दूंगा, यदि बीए बीएससी जो भी चीजें आप कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन कोई बीएससी करता है, बायो से करता है तो उसको डॉक्टर की नजरों से देखा जाता है, कोई मैथ से कर रहा है तो अलग तरीके, कोई बीए कर रहा है तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा,
आपने कोविड का दौर देखा, हम्म, उस समय ये था कि आप अगर किसी ऐसे प्रोफेशन पे, मान लीजिए कोई किसी का घर चल रहा हो, वो सिंगर हो या कोई कवि हो, उसका घर चल रहा हो केवल कविता से, चीजों से, तो जो बड़े लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम्म, जो जो नवांकुर हैं, जो स्टार्ट अभी किया है, जो साल 2 साल से, और अगर उनको मंच मिलने लगे और 4 साल का कोविड कोविड के जैसा दौर आ जाए, उस समय तो उनको मंच नहीं मिलेगा, फिर 4 साल में आप क्या करेंगे, है ना। तो उसके लिए मैं एक बात जो मैंने महसूस की, वो मैं कह रहा हूँ आप सबके न्यूज स्लेट भारत के माध्यम से, कि अगर कोई भी एक एम अपना बनाइए, यदि आपको कोई भी काम करना है, आपको यूपीएससी करनी है तो यूपीएससी करिए, उसको जॉब को आप एग्जाम को टैकल करिए, क्रैक करिए, एग्जाम को निकालिए, और जो आपकी हॉबी है उसको साइड में रख करके चलते रहिए। जब आपकी एक चीज, आपकी इनकम, आज के समय की क्या बात है, आपका एक बार आर्थिक चीज मजबूत हो गया ना, अर्थ मजबूत हो गया ना, तो दूसरी चीजें अपने आप आपकी आगे आ जाएंगी, है ना। तमाम लोग, कई लोग के ये सवाल होते हैं और मैं आपको इसका जवाब दूंगा कि अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर बने, मेहनत करके पहला एम उसको रखे, धनोपार्जन जब होने लगे उसके साइड में फिर आप इन चीजों पे भी वर्क करते जाइए, और आपके अंदर अगर गट्स है तो जरूर बाहर आएगा वो चीज, क्योंकि आप एक चीज से तो निश्चिंत हो जाएंगे अपने परिवार, अपने माता पिता को लेकर के भी, कि आपको पैसे की जो चीजें होती है महसूस कर रहा है, मैंने भी कभी महसूस किया है, और जब कोई ऐसी चीजें आती है तो महसूस होता है, या जो भी लोग हैं जो पत्रकार के क्षेत्र में, या जो भी मेरे जैसे युवा लोग हैं, उनके अंदर एक आती है। तो अर्थतंत्र को पहले मजबूत कर लीजिए, अपने लक्ष्य को पहले प्राप्त कर लीजिए, और साइड साइड में, बाई साइड में इस चीज को, अपनी हॉबी को, चाहे आपका म्यूजिक हो, सिंगिंग हो, स्टोरी टेलिंग हो, या जो भी चीज आप जिस चीज में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, वो चीजों को, तो उसको भी साइड में लेकर के चलिए। हॉबी नहीं छोड़ना है, हाँ, हॉबी लेकर हॉबी चलते हॉबी नहीं रहिए, लेके, अर्थ मजबूत करते हाँ, हैं। अर्थ मजबूत हो जाएगा तो हाँ। आप, जाहिर सी बात है, आप एक तरह से टेंशन में, आपके चेहरे पे टेंशन दूर हो जाएगी, है ना। अच्छा, अभी आपने अच्छी बात कही कि कविता जो है मन से लिखा हम्म, जाता है। तो ऐसा ये भी तो हो सकता है कि कविता आप मन से भी लिखते हो या सामाजिक स्थितियों से भी देखकर लिखते हो। हम्म, बहुत ऐसी कविताएँ हैं, अभी हम मंच पे सुन रहे थे, हम्म, वो तमाम राजनीतिक परिस्थितियों हम्म, को देखते हुए हम्म, नीलोत्पल जी ने पढ़ा हम्म, बिहार के मुख्यमंत्री के हम्म, ऊपर, वहाँ के इंजीनियर के ऊपर। तो हम्म। कविताएँ सामाजिक स्थितियों से ज़्यादा लिखी जाती हैं या मनों के जो भाव होते हैं उससे ज़्यादा? देखिए, अलग अलग है, अगर आप कोई नवगीत कोई पढ़ रहे हैं तो वो नए मुद्दों को लेकर के, नई चीजों को लेकर, कोई श्रृंगार का कवि हो तो चीजों को मन से उतारेगा, है ना। कोई राजनीतिक की चीजों को लेकर के यदि हमें हमें टिप्पणी करनी हो तो हम आज की चीजों की, जो राजनेता जो चीज कर रहे हैं उसको लेकर के लिखेंगे, तो मन से भी लिखा जाता है, और कुछ चीज सामाजिक विसंगतियों को देख करके भी लिखा जाता है ना। अभी जैसे मैं सुनाना भी चाहूंगा अपने दर्शकों को, बिल्कुल, बिल्कुल। जो गोरखपुर पे लिखा, कि हमें जो जानने को है बहुत आतुर बता देना, जो कायर हैं उन्हें भी वीरता का सुर बता देना। कोई पूछे कि बुलडोजर कहाँ पर जन्म पाया था, शहर का नाम तुम बेखौफ गोरखपुर बता देना। तो अब ये चीजें ये है कि जब से योगी महाराज आए, तो ये चीज भी, बुलडोजर भी अपनी एक अस्त्र शस्त्र की तरह यूज होने लगा, तो मानना ऐसे जाने लगा कि भले वो कहीं की टेक्नोलॉजी, उसका प्रयोग तो यूपी ने ही किया है, गोरखपुर ने से ही शुरुआत हुई है, हाँ, तो ऐसी चीजें होती हैं। ये रील चल जाएगा, हाँ, बहुत ये अच्छा रील चलेगा। चलेगा। अरे एक और रील बताता हूँ मैं आपके हाँ, काम की, क्या बिल्कुल। हुआ, एक बच्चे से टीचर ने, मैंने सुनाया हाँ, अभी, हाँ, हाँ। एक बच्चे से टीचर ने पूछा कि बेटा यमक अलंकार किसे कहते हैं। बच्चा बोला कि जहां एक शब्द कई बार आए और हर बार अलग अलग अर्थ दे उसे यमक अलंकार कहते हैं। टीचर बोले कि बेटा उदाहरण देकर बताओ। बच्चा बोला कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई धरने पे इसलिए नहीं बैठता क्योंकि योगी जी महाराज ऐसी जगह धरने लगते हैं कि धरने वाली जगह कहीं धरने लायक नहीं रहती। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। हाँ, हाँ, अभी वो जैसे बिहार वाले अपने मुख्यमंत्री की बड़ाई कर रहे थे, हाँ, हाँ। हम यूपी वाले किसी से कम थोड़ी हैं। और हाँ, एक टीचर से बच्चे ने पूछा कि बेटा सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाला कौन व्यक्ति है। बच्चा यूपी का बोला कि सबसे ज्यादा कोई भाषा जानता है तो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो टीचर ने बोला कि कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा भाषा बोलते हैं। तो बच्चा बोला क्योंकि मैंने उनको कई बार ये कहते हुए सुना है कि जो जिस भाषा में समझना चाहता है उसको उस भाषा में मैं समझा दूंगा। ये बहुत अच्छी बात तो ऐसी चीजें। अच्छा, आज के युवाओं की जो ये मनोस्थिति है, कविता पढ़ने, आप कविता सुनाते हैं तो आप उस सामने से भाव भी नजर आता है कि लोग कैसे सुन रहे हैं। तो आज के युवाओं में कविता पढ़ने और सुनने की इस प्रवृत्ति को कैसे आप देखते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, किसी का दिल टूट जाए तो उसको दिल टूटने वाली कविताएं ज्यादा अच्छी लगेंगी, है ना। कोई किसी को प्यार हुआ है तो उसको संयोग बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। अब मैं 4-4 लाइन आपको संयोग और वियोग दोनों की सुनाता हूँ, ठीक है। कि जितना प्यार था सीता के मन में रघुवर की खातिर, जितना प्यार था राधा के मन में गिरिधर की खातिर,
जितना प्रेम रहा मीरा के हिय में नागर खातिर, जितना प्रेम है करती नदियां मिलने सागर खातिर, इतना प्रेम भरा मैं दूंगा तुम्हें प्रिय उपहार, तुमसे इतना प्यार करूंगा, तुमसे इतना प्यार, तुमसे इतना प्यार करूंगा, तुमसे इतना प्यार। तो ये हो गया संयोग, क्योंकि इसको युवा सुनेगा जिसको प्यार हुआ है। अब कोई दुख से निकला है जिससे उसकी शादी नहीं हो पा रही उसकी प्रेमिका से, तो वियोग में क्या होगा, 4 लाइन उसकी सुनाता हूं कि जिसकी खातिर दुनिया से हम सारी दुनियादारी छोड़े, जिसकी खातिर उम्मीदों के सारे शीश महल को तोड़े, जिसकी खुशियों की खातिर हम हर दिन दुख से रिश्ता जोड़े, विपदाओं की धार में जिसकी खातिर अपनी कश्ती मोड़े, लेकिन उस लड़की के मन में अपना घर ना कर पाए, हम जीवन की रंगोली में रंग ना उसका भर पाए, हम जीवन की रंगो। तो ऐसा सुनते हैं, कॉलेजों में जाइए तो ये सुनते हैं कि इश्क का इम्तिहान देना है, इश्क का इम्तिहान देना है, उसके हक में बयान देना है, वो भले भूल गई है मुझको पर मुझे उस पर ध्यान देना है, आज उसको जमीन तो दे दी कल उसे आसमान देना है, और वो केवल मांगती है दिल मेरा, वो फकत मांगती है दिल मेरा, मुझको सारा जहान देना है। क्या बात है, ऐसी चीजें भी चलती हैं। नहीं, ऐसे तो नवयुगल जो होते हैं वो यही बस। करते हैं, सुनते हैं। अच्छा, कविता हमने देखा कि फिल्में जो होती हैं वो समाज का आईना होती हैं, हमने ये सुना है और हमने महसूस भी किया है। अभी सैयारा देखा तो तमाम ऐसे युवा हैं जो बाइक पे वैसे ही घूम रहे हैं, अभी एक वीडियो चल रहा है, लेटेस्ट है। तो कविता जो है वो समाज को बदलने की कितनी ताकत रखती है? देखिए, आप ना कोई भी मूवी देख करके आएंगे तो उसके डायलॉग आप 2-2.5 घंटे 3 घंटे पैसे देख करके जा करके कोई मूवी देख करके आएंगे तो उसके डायलॉग जरूरी नहीं है कि आपको डायलॉग याद हो जाए, है ना। लेकिन अगर आप कोई किसी कवि सम्मेलन में आप 2-2.5 घंटे दे रहे हैं तो इससे बड़ा एंटरटेनमेंट का साधन, क्योंकि कविता आपको सिखाती है ना। सैयारा या कोई भी मूवी पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, उनका अपना सिनेमा जगत अपना काम कर रहा है, काव्य जगत की अपनी चीजें हैं, है ना। आपको इंग्लिश कार दे सकती है लेकिन हिंदी आपको संस्कार दे सकती है ना, जो भी बड़े कवियों ने कहा है। तो जाहिर सी बात है कविता की कोई ऐसी लाइन आपके दिल को छू जाएगी, पूरी कविता आप जब पढ़ेंगे तो आपको दिशा और दशा आपकी बदलने की ताकत कविता रखती है। बिल्कुल जी। अच्छा, जैसे कवि भी होते हैं उनकी अपनी विचारधारा होती है, तो देश में 2 विचारधाराएं हैं, वामपंथ है, राइट विंग के लोग हैं। तो कवि को समाज के प्रति, लोगों के प्रति, सरकार के प्रति एक जिम्मेदार कवि होता है, कितना संवेदनशील होना चाहिए कवि? देखिए, एक कवि को ना जोड़ने पे बात करनी चाहिए, है ना, तोड़ने पे वामपंथी चीजों को लेकर के नहीं वो करना चाहिए। जोड़ कवि और शायर क्या होते हैं, समाज का आईना होते हैं, है ना। तो समाज की दिशा और दशा को अपनी कविताओं के माध्यम से जब वो व्यक्त करते हैं तो जोड़ने का भी वो कंक्लूजन भी देना चाहिए, और कंक्लूजन देते आ रहे हैं। तोड़ने का काम तो कवियों का नहीं होना चाहिए, मतलब संवेदनशील होना चाहिए। अच्छा, लेखन के अलावा आपकी व्यक्तिगत रूप से और किन कार्यों में रुचि है? लेखन के अलावा मुझे, जैसा कि मेरी कंपनी भी चलती है साहित्य डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, तो मेरा सोशल मीडिया में बड़ा है, सोशल मीडिया की चीज़ों में। उसके अलावा मेरा मन है पीएचडी करने का, मास कम्युनिकेशन से मैंने मास्टर्स की, अभी नेट निकला है, लेकिन जीआरएफ के थ्रू मैं जाना चाहता हूँ मास कम्युनिकेशन के माध्यम से पीएचडी करना। तो मेरा भी ये है कि सोशल मीडिया की, जैसे मैंने बताया कि एक सोशल मीडिया कंपनी हो गई, अपना सारा काम हो गया, तो एक निश्चिंतता आ गई जीवन में कि आपको कहीं से आपके इनकम चालू हो गई, भले वो 2000 मिले, 20,000 मिले या 2 लाख मिले, है ना। उसके बाद आप हॉबी में पूरा लगिए, पूरे काम से लगिए, अपने चीजों को आप मैन पावर बढ़ाते जाइए, है ना। न्यूज़लेट भारत यदि आज 2 लोग 3 लोग चालू कर रहे हैं और उनकी चीजें आगे बढ़ती जाएंगी तो उनके जब मैन पावर होंगे तो 300 में कन्वर्ट होते देरी नहीं लगेगी। शुरुआत हमेशा छोटे से होती है, जब वो बड़ा होता है तो आपके साथ, आपके संघर्ष के दिन में आपके 1-2 लोग ही आपके साथ रहेंगे, फिर तो जुड़ते जाते हैं। और फिर जब आप चीजें, आपके चैनल बड़े हो जाएंगे, कितने लोग आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये चीजें कोई भी व्यक्ति, देखिए सब, कोई भी चैनल है ना, कोई बड़ा चैनल भी है तो आपसे पहले वो खुला है, इसलिए वो बड़ा है। कोई व्यक्ति या कोई भी बड़े कवि हैं, वो अपने मुझसे पहले वो धरती पे उनका अवतरण हुआ है, तो आज वो बड़े कवि हैं। अगर मैं अपने जीवन काल खंड जो जिस समय काल परिस्थितियां मैं जिस उसमें आया, तो मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूं। तो कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता, आपकी बस सोच और आपका जो हौसला है वो बुलंद होना चाहिए, सारी चीजें अच्छी हो जाती।
अच्छा, इस समय सोशल मीडिया है, जैसा कि अभी हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि युवाओं को क्या करना चाहिए। तो उस समय जब आप लोग छोटे थे, तो ये माध्यम नहीं था सोशल मीडिया का। कोरोना में भी ये माध्यम अभी उतना डेवलप नहीं हुआ था। हुँ, तो सोशल मीडिया ने कवियों को और जो लेखन करने वाले लोग हैं, उनको मंच बहुत ज़्यादा दिया हुँ। है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने सही बोला कि पहले ये माध्यम नहीं था, इंटरनेट था तो 1 जीबी हाँ, पूरे साल में महीने में 1-2 जीबी के रिचार्ज होते थे। हाँ, हाँ। तो उसके बाद जियो का आया, अंधाधुंध, फ्री नेटवर्क में सबको, मिलने तो लगा। सबको सबको विस्तार मिला। चाहे वो कवि हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे सिनेमा जगत के लोग हों, चाहे कोई भी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड हो या कुछ भी हो, सबको विस्तार मिला। इस पे मैंने एक बात कही थी कि अंबानी जी से एक शिकायत तो है कि जब कंपनी के रिचार्ज का दाम बढ़ा करके जनता के प्राण ही लेने थे, तो कंपनी का नाम जियो क्यों रखा? मरो रखना चाहिए था, है ना? उन्होंने पहले तो किया और फिर सारी चीजें, लेकिन उससे ये तो खैर एक मजाक था, लेकिन उससे बहुत चीजें लोगों को विस्तार मिला, वायरल हुए, डिमांड बढ़ गई, तमाम कार्यक्रमों में जाना आना हो गया, तो इसका तो बहुत फर्क पड़ा है। नहीं, बहुत ज़्यादा हाँ, इसका प्रभाव पड़ा हम्म, समाज में। हिंदी कविता हम्म। और हिंदी का भविष्य आप कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदी का भविष्य मैं तमाम बड़े लोग हैं, साहित्यकार हैं, वो सब अपने च मैं मुझे ये पता है कि देश की युवा पीढ़ी कविताओं को और मन से सुन रही है। जो पहले कवि सम्मेलनों में युवा पीढ़ी थोड़ी कम जाती थी, आज बहुत ज़्यादा वो हो रही है। चाहे वो बड़े-बड़े टिकटिंग शो भी करते हैं हम लोग, तो उसमें भी तमाम विश्वविद्यालय के लोग, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में किया, बीएचयू में किया, तो बहुत अच्छे-अच्छे प्रोग्राम और काफ़ी युवा जुड़ रहे हैं, उनके हिंदी साहित्य से जुड़ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि देश की जो हिंदी की बात की जाए, तो हिंदी अपने आप में विस्तार ले रही है और उसका भविष्य निरंतर उज्जवल था, है और हमेशा रहेगा। आज की युवा पीढ़ी जैसे हम लोग हैं या विश्वविद्यालय के छात्र हैं, वो कविता लिखना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? देखिए, कविता लिखना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, कई लोग हमारे पास, देखिए हमने साहित्य जो अपनी संस्था थी, तो उसके माध्यम से हमने ओपन माइक्स बहुत कराए, जी। है ना? आपके गोरखपुर में, अपने देवरिया में, बनारस में, भारत में कम से कम 10-12 शहरों में कराया। कई लोग की ये चीज़ें थी कि वो कविता का क्या करें? मैं जो थोड़ा बहुत जान पाया हूँ, वो मैं बताना चाहूँगा कि कविता, अगर किसी चीज़ पे कविता, आपको सैनिक पे कविता लिखनी है, तो सैनिक के बारे में पढ़िए, एक प्लॉट तैयार करिए कि एक सैनिक अपने देश के लिए क्या-क्या करता है। उसको शब्दों के माध्यम से ढालिए। पहले आप देखेंगे कि मुक्त बनेगा। सैनिक हमारे देश के सबसे वीर सपूत होते हैं। ऐसे कर करके तमाम चीज़ होगा, ज़रूरी नहीं है वो राइमिंग में आएगा, है ना? उसके बाद फिर आप जब उसको लिखेंगे, उसमें त्रुटियाँ सही करिए, क्योंकि आपको आपका मूल्यांकन आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, है ना? बिल्कुल। खुद का मूल्यांकन खुद से कर करके और चीज़ें लिखिए, टॉपिक उठाइए, सैनिक उठा लिया, माँ उठा लिया, पिता उठा लिया, भाई-बहन का उठा लिया, ऐसे कर करके आप टॉपिक बना करके और कविताओं को अपने लिखिए, ज़ाहिर-सी बात है अच्छा होगा। अब बातचीत करते-करते लगता नहीं है कि समय कितनी तेज़ बीत रहा है, हाँ। लेकिन रात्रि के 1 बज रहे हैं, इशारा भी आ रहा है। तो अंत में एक हम आपसे निवेदन करेंगे हुँ, कि आपकी जो पसंदीदा लाइन है, हुँ, अब तक के जीवन में आगे और भी लाइनें हुँ, आएँगी, हुँ। हमें इंतज़ार रहेगा। अब तक आपकी जो पसंदीदा लाइन है, वो लाइन आप हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएँ। देखिए, भगवान श्री राम पर एक कविता मैंने लिखी थी, एक गीत लिखा था, और पूरा देश राममय हो गया है, आप जी। देख ही रहे हैं। लेकिन भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, सारी चीज़ें हो गईं, लेकिन हमने कितना भगवान श्री राम को जिया, मैं एक गीत का एक बंद पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। शब्दों के साथ सफ़र करिएगा, आपको आनंद आएगा। कि सत्य की एक प्रतिमा गढ़े हम मगर, सत्य की एक प्रतिमा गढ़े हम मगर, आवरण पर नहीं कर सके राम सा, हम क्या बात चरण राम का रोज छूते रहे, हम चरण राम का रोज छूते रहे, आचरण पर नहीं कर सके राम सा, सत्य की एक प्रतिमा गढ़े हम मगर। कि जिंदगी ने पुकारा लिए हार जब, जीतते हर स्वयंवर चले हम गए, नेह की जान की जो मिली भाग्य से, देह की मंथरा से छले हम गए, देह की मंथरा से छले हम गए, जागरण तो किए हर्षोल्लास से,
अवतरण पर नहीं कर सके राम सा, हम चरण राम का रोज छूते रहे, आचरण पर नहीं कर सके राम सा, सत्य की एक प्रतिमा। बहुत अद्भुत अद्भुत, क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भर न जाए। नहीं, बिल्कुल जय श्री राम आप सभी को। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सूरज मणि जी। बहुत आनंद आया बातचीत करके। धन्यवाद। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं शुभम, धन्यवाद, नमस्कार।